हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। इस फर्स्ट ग्रेड बैच के अंदर लास्ट टाइम हमने कार्य ऊर्जा और शक्ति वहाँ तक का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था और मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास पे चलेंगे। तो सेंटर ऑफ मास पे जाने से पहले एक टॉपिक और छोटा सा बचा है। छोटा सा तो नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे अपन जो कंसेप्ट है वो सीखने वाले हैं। वो है सर्कुलर मोशन का। तो सर्कुलर मोशन को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं 2-3 वीडियो में, देन उसके बाद हम चलेंगे सेंटर ऑफ मास में। ठीक है। तो सर्कुलर जो मोशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपको एक या दो क्वेश्चन तो 100% मिल ही जाते हैं। ठीक है। और जब हम इस सर्कुलर मोशन के अंदर अभी तो पहले अपन हॉरिजेंटल प्लेन के लिए देखेंगे नॉर्मल, देन उसके बाद में जब हम अगर ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर वर्टिकल मोशन करते हैं अगर, है ना, तो वहां से एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है कई सारे एग्जाम्स के अंदर, मैंने देखा है। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है। पहले हम देखते हैं सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि अगर कोई भी पिंड, कोई भी कण जो है, कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल है, वो क्या करता है, एक सर्कल में फिक्स रेडियस की कोई सर्कल है, उस सर्कुलर पाथ में अगर मोशन करता है, उस केस में क्या होगा, जो गति होगी वो कौन सी गति कहेंगे, सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है। तो मैं अगर बनाता हूं कि सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक पार्टिकल हो गया। ठीक है। यहां से ये, इसकी रेडियस कितनी हो गई, आर हो गई। ये सपोज कर लीजिए किसी भी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी मान लेते हैं अभी, भी वेलोसिटी से मूव करता है। तो मूव करता तो क्या होगा, जब ये किसी पॉइंट यहां पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, एक थीटा एंगल यहां से जनरेट कर लेता है। ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मान लीजिए टाइम कितना लगा, यहाँ इसका टाइम कितना था, मान लीजिए t1 था, और यहाँ टाइम कितना था इसका, t2 था। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा वो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो पहला हमारा कंसेप्ट क्या है, वो है, ये फटाफट मैं कर लेता हूँ क्योंकि आपको पहले से पता है ना। पहला जो डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे कौन सा लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, थीटा की फॉर्म में, है ना। तो थीटा की फॉर्म ये क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या। क्या होगा, चाप अपॉन त्रिज्या, है ना। चाप अपॉन त्रिज्या, चाप अपॉन त्रिज्या का मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो किसमें होगा, मीटर अपॉन मीटर। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। और थीटा को किसमें लिखते हैं अपन, वैसे रेडियन क्या हो जाएगा इसका, जो मात्रक यानी कि यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन कितनी होगी, डायमेंशन हो जाएगी इसकी m0 l0 और t0, है ना। m0 l0 और t0 क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन, जो हमने इस तरह से निकाला है। ठीक है। तो जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट हम नॉर्मल जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं लेके कौन सा लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा की फॉर्म में होगा। हो गया फर्स्ट कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। अब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये मोशन हो रहा है सर्कुलर मोशन, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ जो वेलोसिटी लेंगे वो कौन सी लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। जिसे किससे नोट करते हैं, ओमेगा से। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग। कोणीय वेग जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, नॉर्मली अगर मैं उसकी एवरेज की बात करता हूँ, किसकी, एवरेज की, तो एवरेज क्या हो जाता है, वही θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1 यानी कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t होता है। ठीक है। और अगर इसके किसकी बात कर लें, इंस्टेंटेनियस की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d थीटा अपॉन dt में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। आ गया। अब क्या होगा, इसमें मीटर तो होता नहीं है, इसका क्या होता है, कोई मात्रक नहीं है। ठीक है। रेडियन होता है वैसे तो, और इसका किसमें है, टाइम सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड क्या हो जाएगा इसका, मात्रक हो जाएगा। डायमेंशन देखेंगे तो m0 l0 t माइनस 1 डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है। किसकी, ओमेगा की। अब ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप हमेशा ध्यान रखिए जिस सर्कुलर पाथ में गति कर रहा है उस सर्कुलर पाथ की तरफ आप क्या कर लीजिए, पार्टिकल जिस तरफ गति कर रहा है उस तरफ उंगलियां कर लीजिए और अंगूठा उठा दीजिए। जैसे ये इस तरफ मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये प्लेन होता तो ओमेगा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। अगर ये इस उल्टी डायरेक्शन में मूव करता तो किस तरफ होता, उस डायरेक्शन में। इधर जा रहा है तो आपने क्या किया, इस तरफ उंगलियां की और एक इधर आ रहा है बाहर की तरफ। तो इसका मतलब इस प्लेन पे अगर ऐसा कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ओमेगा क्या होता है, हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है। और ये अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता तो ओमेगा किस तरफ होता, इस तरफ। मान लीजिए पार्टिकल क्या कर रहा है, इस तरह से गति कर रहा है इस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल में। ठीक है। ऐसे गति कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, इस तरफ उंगलियां उठा दीजिए, सॉरी इस तरफ उंगलियां कर दीजिए, इस तरफ जा रहा उधर, और अंगूठा उठा दीजिए, वो क्या हो जाएगी, ओमेगा की डायरेक्शन हमारी हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट।
अब देखते हैं कि यहाँ से एक और कंसेप्ट निकल के आता है, वो क्या आता है कि जो हमारा v होता है लीनियर वेलोसिटी, वो क्या होता है, वो होता है ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, r क्या है यहाँ पे रेडियस, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, v क्या है लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लीकेशन बाय या कह सकते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेडियस। ठीक है, चलिए तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये भी हो गया, ये आपको सबको पहले से पता है। फिर आगे चलते हैं, इससे आगे किस पे, एंगुलर एक्सेलरेशन पे, है ना, इस पे चलते हैं एंगुलर। टोटल मिला के पहले एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं ना। चलिए एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। ये भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है जो ओमेगा की डायरेक्शन होती है वही इसकी डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, अल्फा अगर एवरेज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, देन उसके बाद में इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और अगर मान लीजिए इसकी इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। और जब ये लिमिट इस पे लगेगी तो कुल मिला के किसमें आ जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी में हो जाएगा, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। एवरेज इस तरह से निकल गया, और ये इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक जो है वो हम डी ओमेगा अपॉन डी टी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए सिंपल से तरीके वही चल रहे हैं, वहाँ एक्स था डिस्प्लेसमेंट तो डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, फिर वहाँ पे वेलोसिटी में एक्सेलरेशन में जा रहे हैं तो डी बी अपॉन डी टी, तो ये डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, कुल मिला के ये हमारा एक वी और ओमेगा में रिलेशन प्राप्त हो गया। तो ये जो था मोटे मोटे तौर पे हमने सारा लगभग देख लिया ना। इसको अगर आप मात्रक देखना चाहते हैं, यूनिट देखना चाहते हैं तो क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर डायमेंशन m0 L0 t माइनस 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो कुल मिला के सिंपल जो चीजें थी वो हमने देख लिया। ओमेगा और अल्फा दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, एक ही होती है, ये भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं उसी नियम से, राइट हैंड वाले से। ठीक है, राइट हैंड को लो, उंगलियां जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है उस तरफ उंगलियां कीजिए, अंगूठा उठा दीजिए, वही आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ ऐसा हाई नहीं जो आपको ज़्यादा दिक्कत कर सकता है ना। तो फटाफट हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब आते हैं रिलेशन एंगुलर मोमेंट जो अपना है, कुल मिला के कि जो ये अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, क्या है कि अगर मान लीजिए इसको क्या बोलेंगे, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी वो भी टाइम के साथ घूम तो रहा है सर्कुलर पाथ में, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। उस केस के अंदर हम किस तरह से इसको एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। और क्योंकि हो भी रही है नॉर्मली, क्यों हो रही है, क्योंकि देखो समझना इस चीज को, अगर मैं मान लीजिए यहाँ हमने किसकी बात की, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की, नॉर्मल एक्सेलरेशन जो हमारा होता है लीनियर उसकी बात नहीं की। अगर मैं करता हूँ, देखो भले ही ये कॉन्स्टेंट हो, v क्या हो, भले ही कॉन्स्टेंट हो, लेकिन क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन जो हो रही है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखो पहले यहाँ था तो डायरेक्शन ये थी, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, इस पर से ठीक से जाइए टेंजेंट, तो क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी की चाहे उसकी वैल्यू चेंज हो या नहीं हो, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो चेंज ही मानी जाएगी। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी क्या मानी जाएगी, चेंज ही मानी जाती है। तो इसका मतलब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन के साथ साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा लीनियर वाला। तो वो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा उसकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए, वो क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। क्या होता है, dv अपॉन dt। और अभी हमने क्या देखा, v क्या होता है सर्कुलर मोशन में, ये होता है, तो रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू, तो d ओवर dt ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस r। तो कुल मिला के क्या हो गया, एक बार तो ओमेगा के साथ, ठीक है, प्लस दूसरी बार r के साथ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन के। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, डी आर अपॉन डी टी हमारा v के बराबर होता है। तो कुल मिला के दोनों इक्वेशन यहाँ रख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए वहां से अल्फा क्रॉस r प्लस ये कितना हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस v, कितना हो गया,
ओमेगा क्रॉस वी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में इसको, इस वाले को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखीय त्वरण। तो इसको डिनोट करते हैं इससे, है ना। टेंजेंशियल है तो क्या बोलेंगे? इससे डिनोट करते हैं, टी से। ठीक है, ये क्या होता है? अल्फा क्रॉस आर होता है। ठीक है, अभी सोल्व करके देखते हैं इसका क्या वैल्यू बनेगी। तो और इसको जो दूसरा वाला है हमारा, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण। कौन सा बोलते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण। ओमेगा क्रॉस आर क्या हुआ? अभिकेंद्रीय त्वरण। अल्फा क्रॉस आर, सॉरी, ओमेगा क्रॉस वी क्या हुआ? हमारा सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण। और जो हमारा ये है टेंजेंशियल यानी कि स्पर्श रेखीय, वो क्या हुआ? अल्फा क्रॉस आर। अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि इस तरह से अगर मान लीजिए मूव कर रहे हैं, ये आर है, ये ओमेगा होगा, इसी डायरेक्शन में क्या होगा? अल्फा होगा। तो आर और अल्फा के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो आर और अल्फा में कितना एंगल बना? 90। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? अल्फा आर। ठीक है, अल्फा आर कोस, है ना, सॉरी ये साइन, है ना। इसका कौन सा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आएगा? साइन। साइन थीटा कितना है? 90। 90 से इसका मान कितना हो जाएगा? 1। तो कितना बना? अल्फा आर बन जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या है? ओमेगा, है ना। तो ओमेगा क्या होता है? सॉरी, वी क्या होता है? ओमेगा नहीं, वी क्या होता है ना। ये वाली इक्वेशन बनती है। तो इससे हम बना सकते हैं, क्या बनाएंगे कि ओमेगा क्रॉस, है ना। एक बार मैं इसको सोल्व कर देता हूँ इस तरफ, क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास? ओमेगा क्रॉस अगर मैं वी करता हूँ तो यहाँ पे आप क्या करिए? वी की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, जैसे ही वी की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा क्रॉस आर। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो एक टर्म तो आपकी क्या होगी? ओमेगा क्रॉस आर के बन जाएगी, और दूसरी टर्म जो बनेगी वो बनेगी आर के साथ ओमेगा डॉट ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा डॉट ओमेगा क्या है? ओमेगा का ओमेगा के साथ, सॉरी, ओमेगा का आर के साथ होगा। ये क्या होगा? दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बनेगा? ओमेगा का आर के साथ डॉट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आर के साथ ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट बनेगा, तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90। तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है, ये कौन सा प्रोडक्ट है? थ्री, जो अपन प्रोडक्ट पढ़ते हैं ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला वेक्टर में, है ना। वो वेक्टर पढ़ाऊंगा भी, मैं आपको ट्रिपल प्रोडक्ट, उससे ये सोल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, बचेगी क्या? ओमेगा क्रॉस आर बचेगा। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ? ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, दूसरा अगर v की फॉर्म में लिखूंगा तो v की फॉर्म में क्या हो जाएगा? यहाँ से सोल्व करें, अगर मान लीजिए इसका अपन ये निकालें तो क्या हो जाएगा? ओमेगा आर मैक्सिमम वाला। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया? v अपॉन आर हो गया। तो इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाय आर। तो ये कुल मिला के आपको क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि जब इसकी बात करें तो क्या होगा? अल्फा आर होगा। जब इसकी बात करें तो क्या होगा? वी स्क्वायर बाय, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होगा? वी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी दे रखी होगी, तो वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। अगर ये दे रखा है तो इससे हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के जो मेरा एक्सेलरेशन होगा ये वाला, इसकी मैं अगर बात करता हूँ ना, तो कुल मिला के मेरा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा कि जो मेरा ए है वो क्या हो रहा है? ए टी प्लस ए सी के। ठीक है, किसके बराबर हो रहा है? ए टी प्लस ए सी। ठीक है, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो वो क्या हो जाएगा? ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का रूट, और ये हो जाता है अल्फा, अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर, इसका होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, इससे तो आप जब भी, अब देखिए, जब भी सर्कुलर मोशन वाली बात आती है तो सर्कुलर मोशन के अंदर आपको अगर एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो आपको दोनों एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब अगर दोनों एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने हैं और उसके साथ साथ में अगर इसकी डायरेक्शन भी पूछ ली जाए आपको तो उसको भी ध्यान रखना है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि ये अगर अपने पास सर्कुलर मोशन में इस तरह से मोशन हो रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल इस तरफ, इस पर से की, सॉरी थोड़ा यहाँ बना देता हूँ, ये पार्टिकल जो है हमारा, ये पार्टिकल सपोज करिए यहाँ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये पार्टिकल यहाँ है तो इस केस के अंदर ये जो डायरेक्शन होगी ये किसकी होगी? ए सी, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल हमेशा किस तरफ होता है? अभिकेंद्री किस तरफ होता है? सेंटर की ओर, है ना। उसके बाद में ये जो होगा वो किस दिशा में होगा? स्पर्श रेखीय दिशा में। स्पर्श रेखीय दिशा में कौन होता है? ए टी होता है। ठीक है, और कुल मिला के किधर जा रहा है पार्टिकल? कुल मिला के जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? ए इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ जो बनने वाला एंगल है ये कितना होगा? थीटा। ठीक है, यहाँ बनने वाला एंगल कितना होगा? थीटा। तो थीटा एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप ये देख लीजिए, इस तरह से
इसको मिला देते हैं। तो कुल मिला के थीटा कैसे फाइंड आउट करते हो, टेन थीटा बराबर एक्स का कंपोनेंट अपॉन वाई का कंपोनेंट, ऐसे निकालते हो ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से अगर मान लीजिए कोई आर है सदिश, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है, तो जिस तरफ एंगल बन रहा है उसका कंपोनेंट और उसके डिवाइडेड बाय में, सॉरी टेन थीटा कैसे होता है, वाई वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय में एक्स वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो वाई वाला कंपोनेंट कितना है, ए सी, एक्स का कंपोनेंट जो थीटा बन रहा है वो कितना है, ए टी। तो कुल मिला के आपके पास क्या बन जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए टी। इसके लिए क्या करते हैं अपन, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, यही तो लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, वाई का मतलब क्या है, जिधर थीटा नहीं बन रहा है, एक्स का मतलब जिस तरफ थीटा बन रहा है, तो अपने थीटा किस तरफ बन रहा है, एटी की तरफ, ठीक है। अगर मान लीजिए ये थीटा बोल देते ये निकालो तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एटी अपॉन एसी कर देते, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको कंसेप्ट पहले से क्लियर है, ठीक है। तो कुल मिला के एक्सेलरेशन अगर पूछते हैं तो कैसे निकालेंगे, दोनों निकाल के स्क्वायर करके और उसका रूट करके ये सोल्व करना है। एंगल पूछते हैं किससे, स्पर्शरेखा की दिशा से, क्या पूछते हैं, स्पर्शरेखा की दिशा से, यानी टेंजेंशियल की डायरेक्शन से पूछते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल पूछते हैं तो इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एटी अपॉन एसी हो जाएगा, अगर यहाँ वाला एंगल दे रखा है, ठीक है। हो गया यहाँ तक, तो ये सारा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पहले से पता थी, मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ हम कई बार गलती कर बैठते हैं क्वेश्चन सोल्व करने में, तो इस पर पूरा हमें ध्यान देना, हमारा कंसेप्ट इस सर्कुलर मोशन का ये वाला रहेगा, ठीक है। चलिए, अब कोई दिक्कत, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें हो गई है। चलिए, मैंने आपको दोनों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये सब देख लिया। उसके बाद में हम अगर बात करें तो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। देन उसके बाद में जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अच्छा वर्क वगैरह निकालना है तो वो भी अपन निकाल सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं। फोर्स दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, सर्कुलर फोर्स इसमें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म है ना, क्या है ये, यूनिफॉर्म है वेलोसिटी इसकी, और ये वर्क पूछते हैं तो क्योंकि सर्कुलर पाथ के अंदर अगर वर्क कर रहे हैं तो वर्क कितना होता है, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। तो एक पूरे के पूरे सर्कुलर पाथ में किया गया कार्य कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये आपको पहले से पता है, ये भी हम जब हमने वो पढ़ा था क्या बोलते हैं वर्क के बारे में, तब मैंने आपको शून्य वर्क कहाँ होता है, जीरो वर्क कहाँ होता है, वो बता दिया था, ठीक है। चलिए दूसरा, क्योंकि देखो दूसरा क्या है, क्योंकि फोर्स और ये दोनों क्या है इस वाले केस के अंदर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक्सेलरेशन, इसलिए भी क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। और कुछ बचा सर्कुलर पाथ में, मैक्सिमम तो यही बचे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं और देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारे पास लीनियर मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वैसे ही क्या होगा सर्कुलर पाथ में भी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, ठीक है। उन इक्वेशन ऑफ मोशन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ के कंसेप्ट में एक बार लिख देता हूँ, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट के अंदर में एक ये लिख देता हूँ फर्स्ट, कि जो v होता है वो क्या होता है, ओमेगा क्रॉस r होता है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, अब मेरे ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी वगैरह वो सब नहीं लिखना, वो आपको पहले से पता है, इसलिए उनकी कोई ज़्यादा हमें देनी भी नहीं है, इतनी तवज्जो नहीं देना उनको, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है। आएगा जो मैं बता देता हूँ क्या आएगा, ये क्वेश्चन जो है ये आने के चांसेस पूरे होते हैं, ठीक है। और इसमें ये होता क्या है, ये आप देख लीजिए, ए टी बराबर होता है एल्फा आर और ए सी बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा वाला, है ना। तो टेन थीटा अगर पूछते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए टी हो जाएगा, ठीक है। थीटा मतलब टेंजेंशियल, अगर ये इस तरह से है तो ये वाला एंगल है ना, पूछते तब, ठीक है। ए सी और ए टी, ये वाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता है कि और कोई क्वेश्चन आपके इसमें से पड़ता नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा हाँ, एक और है कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो कुल मिला के जो हमारा सेंटर की ओर जो हम वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्स, तो वो जो फोर्स होता है किसी भी सर्कुलर पाथ में, किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर जो सेंटर की ओर फोर्स लगता है इस एसी की वजह से, वो उसको बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल कितना हो जाता है, वो होता है एम ए सी, यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक हम जब लीनियर मोशन करते थे तो फोर्स क्या लेते थे, लीनियर मोशन में फोर्स लेते थे एम ए, रिजल्टेंट फोर्स क्या लेते हैं, एम ए। जब मैंने आपको इक्वेशन सोल्व करवाई थी ना, बहुत सारी पुल्ली वाली इक्वेशन सोल्व करवाई, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रिंग वाली इक्वेशन सोल्व करवाई, धक्का देने वाली, पुशिंग पुलिंग सब चीजें, उसमें हम क्या लेते थे हमेशा, एफ इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, कि अब रिजल्टेंट ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो एम ए। वैसे ही जब हम सर्कुलर पाथ की बात करेंगे तो मान लीजिए इस पर कोई बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, कोई अंदर की ओर लग रहा है, कोई साइड में कैसे भी लग रहा हो, कुल मिला के जो सेंटर की ओर हम फोर्स
बात करेंगे वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, mv²/r। ठीक है, तो जितने भी इक्वेशन हम सोल्व करेंगे जिसके अंदर सर्कुलर मोशन हो रहा है उसमें रिजल्टेंट फोर्स हमेशा क्या लेंगे, सेंटर की ओर mv²/r लेंगे, ma नहीं लेंगे। ठीक है, ये दिमाग में फिट बिठा लेना। ठीक है, बोर मॉडल देखेंगे उसमें भी वो लेंगे। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए पृथ्वी की चारों तरफ पृथ्वी जो है वो सूरज की चारों तरफ गति करती है, उपग्रह ग्रह उपग्रह जो भी चीजें हैं वो सब में हम यही लेते हैं जहाँ सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो कंसेप्ट है ये करीब करीब आपके सर्कुलर मोशन के सिंपल सिंपल जो कंसेप्ट है वो पता होने चाहिए, इस पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखना आप। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन में देखता हूँ अगर मिल जाए। अच्छा, मैं कह रहा था इक्वेशन है ना, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि जब सर्कुलर गति कर रहा है तो भी क्या होगी, इक्वेशन तो बनेगी। तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v = u + at, फर्स्ट इक्वेशन। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी ओमेगा = ω0 + α t। ठीक है, अब ओमेगा और ओमेगा नॉट क्या, यहाँ क्या था, अंतिम वेलोसिटी प्रारंभिक वेलोसिटी यानी कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या होगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या हो गया, यहाँ ए था एक्सेलरेशन लीनियर वाला, तो यह क्या हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, टी तो टी है ही। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाती है हमारी, सेकंड इक्वेशन बन जाती है F = ut + ½ at²। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगी, S की जगह हम क्या लेते हैं, यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस घूम रहे तो थीटा में है ना, तो क्या हो जाएगा थीटा = जो कोण चेंज हो रहा है ना, तो थीटा = u कितना होगा यहाँ पे ω0, टी का टी है ही प्लस हाफ, ए की जगह अल्फा, टी की जगह टी होगा ही। नेक्स्ट थर्ड क्या है, v² = u² + 2as। तो यहाँ क्या हो जाएगा, v की जगह ω², ω0² प्लस 2a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा। ठीक है, और कौन सा चौथा इक्वेशन, चौथा Sn वाला ना, Sn क्या होता है u + a/2 2n-1। ठीक है, ये इक्वेशन होती है u + 2n-1 है ना। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाए, Sn की जगह क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि nवें सेकंड में तय की गई दूरी है ना, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास ω0 + α/2 और 2n-1। ठीक है, कोई समस्या और, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस चार ही फॉर्मूले थे मेनली, तो चारों फॉर्मूले जो है हमने देख लिए। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले आप उतार लीजिए क्योंकि ये उसी पे बेस चलेंगे जैसे हमारे पहले स्टार्टिंग में थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको ना। अब जो मैंने कंसेप्ट जिसे मैंने बार बार जोड़ दिया है उसी टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन देख के देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन ए रेडियस 1 मीटर, है ना। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, रेडियस है 1 मीटर और देन इट्स स्पीड इज, स्पीड दे रखी है v = 2t² मीटर/सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। ठीक है, t = 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन हमें पूछा गया है। चलिए, तो सबसे पहले मुझे क्या पता है कि देखो पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और पूछा क्या है, एक्सेलरेशन पूछा है। अब इसने ना तो टेंजेंशियल का नाम लिया है और ना ही सर्कुलर का सेंट्रीपिटल का नाम लिया है, तो एक्सेलरेशन का मतलब हमें सिंपल ए निकालना है। सिंपल ए निकालना तो वो किस पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, ए सी पे भी डिपेंड करता है और ए टी पे भी, तो हमें दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है कि ए जो होता है ना, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में पूछा है, वो क्या होता है AC² + AT² होता है रूट में। ठीक है, तो पहले मुझे AC निकालना पड़ेगा, तो AC कितना होगा, AC क्या है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल क्या होता है v²/r, तो v² निकालना है, तो v² निकालने के लिए पहले तो हमारे पास v ये रहा, तो निकालिए v, तो v कैसे निकलेगा, तो v निकालने के लिए सीधे सीधा मेरे पास हो जाएगा 4 है ना, v² का मतलब कितना हो गया 4t⁴ डिवाइडेड/r कितना है, r, चलो r को छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख दीजिए सबकी, तो 4 × 1⁴ और डिवाइडेड/1, तो कितना आया 4। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल कितना आ गया, सेंट्रीपिटल आ गया 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। ये कौन सा आ गया, ये मेरे पास आ गया सेंट्रीपिटल वाला। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए टेंजेंशियल वाला 80। 80 क्या होता है, तो 80 अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगा dv/dt। ठीक है, क्या हो जाएगा, dv/dt है ना, ट्रांसवर्स वाला कौन सा होगा, dv/dt, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा आर भी बोलते हैं। ठीक है, अल्फा आर अगर जिसको हम बोल रहे हैं ना, इस चीज को ध्यान रखना, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि मेरे पास अल्फा नहीं है ना, तो अल्फा आर, तो ये किससे डिनोट करते हैं, इसको 80 से डिनोट करते हैं, और इसको dv/dt भी कहते हैं। क्या कहते हैं, dv/dt भी कहते हैं। तो ये चीज आप दिमाग में रखना, इसको क्या बोलते हैं, dv/dt, है ना। तो dv/dt निकाल लेते हैं इसका, तो वो क्या हो जाएगा, अरे क्यों कहते हैं इसको पता है ना, देखिए वैसे ये क्या होता है, अल्फा आर होता है ना, क्या होता है, अल्फा आर। अल्फा क्या होता है, d/dt होता है। ठीक है, इसके साथ आर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में, तो क्या लिख सकते हैं, अगर dv/dt जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dv/dt, तो dv/dt से निकाल दीजिए, ये हमारा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो कितना हुआ 4, ये क्या हो गया t। अब कितने पे चाहिए, t = 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड पे 80 कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 1 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कुल मिला के मेरे पास a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 4 इधर से, तो कितना हो गया 16 + 16 का रूट, यानी कि √32। √32 कितना हो जाएगा, √32 को अगर हम देखें तो ये वैल्यू मिलेगी 4 रूट, हाँ कितना हो जाएगा 4√2, है ना, कितना हो जाएगा 4√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक ही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको कंफ्यूजन जरूर करेंगे, कि जैसे ही सर्कुलर पाथ आ जाता है तो आपको एक ही दिमाग में रखना है कि सर्कुलर पाथ में जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन क्या होता है, ए सी और ए टी के योग के बराबर होता है, सदिश योग के, है ना, किसके, वेक्टर सम के बराबर होता है। जब उसका मैग्नीट्यूड निकालते तो कैसे करना पड़ेगा, इस तरह से हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप क्वेश्चन में गच्चा खा जाओगे और गलती करके क्या करोगे, या तो ये निकाल दोगे dv/dt निकाल के 4 आंसर करके आ जाओगे, 4 सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला v1 निकाल के उसको सोल्व करके आ जाओगे। नहीं, ये ध्यान रखना कि जब सिंपल एक्सप्रेशन पूछा तो वो दोनों का सम होगा। ठीक है, और अगर नाम से पूछ ले तो वो नाम वाला निकाल के आ जाना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, सिंपल से क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये इस तरह से है कि ये वाला, कि इफ ए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द एंगल रोटेटेड थीटा इज, ये हमें दिया है, एंगुलर जो वेलोसिटी है वो इस तरह से थीटा पर डिपेंड करती है। ठीक है, और देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 8, अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, कहाँ फाइंड आउट करना है, एट थीटा = 1 रेडियन पे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, ओमेगा जो किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। ठीक है, अब ओमेगा जब थीटा का फंक्शन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब क्योंकि अल्फा जो होता है वो क्या होता है, वो सीधा सीधा हो जाता है dω/dt, है ना, dω/dt हो जाता है। तो t का फंक्शन तो ये है नहीं, तो इसको क्या करूँ मैं, इसको थीटा से ही मल्टीप्लाई कर दूं, थीटा से ही डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dω/dθ और dθ/dt, ऐसा लिख सकता हूं, है ना। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है नॉर्मल वाला ना, क्रॉस वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, ओमेगा dω/dθ हो जाएगा। ठीक है, हो गया, रख दीजिए वैल्यू। तो अल्फा = क्या हो गया, ओमेगा कितना है, θ² + 2θ, dω/dθ निकालेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 2θ + 2, इन सबको मल्टीप्लाई। अब क्या कह रहा है, ये कितने पे निकालना, θ = 1 पे, तो मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करते हैं 1 रख दे सब में, तो जैसे ही 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2 × 2 + 2। ठीक है, कितना हो गया 2 + 2, तो कुल मिला के ये तो हो गया 3 × 4, कितना हो गया 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या क्या। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में वैसे क्या था, अब मैंने जब सोल्व किया तब तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कंसेप्ट क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आया, क्योंकि अगर t की वैल्यू t का फंक्शन होता ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें, तब तो हम क्या करते dω/dt कर लेते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फंक्शन किसका है, ये थीटा का, तो हमने थीटा के फंक्शन में इसको कन्वर्ट किया है, इस इक्वेशन को, और वो क्या मिली ओमेगा dω/dθ, जैसे कि हमने ए वाली इक्वेशन में किया था, वो क्या होता है v dv/dx होता है ना,
सेम वैसे ही क्या मिल गया, v की जगह हमारे पास क्या होगा ओमेगा, ठीक है। x की जगह हमारे पास क्या होगा, मान डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और देखते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जो आपसे पूछे जा सकते हैं उसी तरह के एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए, तो अगला एग्जाम्पल है, अगला ये देखिए, ये वाला, टू पार्टिकल्स मूव इन concentric circle of radius r1 and r2 such that they maintain a straight line through the center. Find the ratio of their angular velocities, है ना। क्वेश्चन क्या है कि हमें एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसके लिए फाइंड आउट करना है, दो पार्टिकल हैं, वो क्या करते हैं, एक तो R1 की रेडियस में मूव कर रहा है, एक R2 की रेडियस में मूव कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा क्या क्या रखा है इन्होंने, कि वो क्या कर रहे हैं, एक इस तरह से मोशन करते हैं कि वो मेंटेन क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर, सेंटर से स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से, ये फर्स्ट सर्कल हो गया, ये सेकंड सर्कल हो गया, ये हमारी R1 हो गई और ये हमारी R2 हो गई, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, वो इस तरह से मूव कर रहे हैं कि वो सेंटर की तरफ क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं। अब ये देखिए इस तरह से, ये जब मूव करते हैं तो हमेशा किस तरह से रह रहे हैं, इस तरह से वो मूव कर रहे हैं। तो जब इस तरह से सेंट्रल लाइन की तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। जब ये यहाँ पहुंचेंगे, और पूछा किसका, एंगुलर वेलोसिटी का, जब ये यहाँ पहुंचेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना एंगल इसने टी टाइम में फाइंड, मान लीजिए इसको यहाँ से आप पहुंचने में टाइम कितना लगता है टी, तो जितना एंगल इसने फाइंड किया है पार, उतना ही एंगल इस दूसरे वाले ने पार किया है टी टाइम बाद में। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी थीटा अपॉन डी या थीटा अपॉन टी निकालेंगे, दोनों के लिए क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए जो है कितना आ जाएगा, 1:1, यानी क्या रहेगा कि ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के सेम ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अब यही क्वेश्चन ऐसे होता, क्या क्वेश्चन होता कि v1 अपॉन v2 फाइंड आउट करो, तो हम क्या करते हैं, ओमेगा 1 R1 और ओमेगा 2 R2। तो इसका मतलब क्या होगा, इनकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, बट इनकी जो एंगुलर स्पीड है वो क्या है, दोनों की सेम होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये एक ही समय में इनके द्वारा जो थीटा बनाया जाता है, जो एंगल बनाया जाता है, कोण बनाया जाता है, वो क्या बनाया जाता है, सेम बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस तरह से मोशन कर रहे हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इस तरह से मोशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इस पेन का, इस मार्कर का हर एक बिंदु जो है वो क्या कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। क्यों है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, समय के साथ सेम ही एंगल जो है अपनी स्थिति के साथ बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 तो क्या आएगा, एक आएगा, मतलब बराबर रहेंगे। और v1 अपॉन v2 अगर हमें पूछता तो क्या हो जाता, वो R1 अपॉन R2 की फॉर्म में निकल जाता, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, और भी आगे क्वेश्चन जो है इसके साथ साथ हम करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हो जाएगा, इसके अंदर हम एक एक दिन में सारा लगभग वीडियो को कंप्लीट करना चाहेंगे, है ना। तो अगला जो टॉपिक मैं लूँगा वो लूँगा जब गाड़ी जो है वो एक कर्व्ड सरफेस में मूव करती है तो उसके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, फॉर्मूले जो होते हैं वो, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम वो तीनों केस कर लेंगे, जिसके अंदर गाड़ी क्या कर रही है, एक कर्व सरफेस के ऊपर, मान लीजिए इंक्लाइन सरफेस है, थीटा एंगल पे है सड़क, तो क्या इक्वेशन बनेगी, और अगर समतल है तो क्या इक्वेशन बनेगी, प्लेन के अंदर क्या इक्वेशन बनेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।